नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। एनसीजेसीएम यानी नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने जो डिमांड रखी थी उसमें फिटमेंट फैक्टर पहली पोजीशन पे था। 3.83 का फिटमेंट फैक्टर एनसीजेसीएम ने रखा था, तो हमने उस पर अपनी कंसेंट दी थी कि वी आर एग्री विद दिस जस्टिफाइड फिटमेंट फैक्टर 3.83 फॉर ऑल एंड एवरी एम्प्लॉय। तो वो तो हमारा मसला ही खत्म हो गया कि हमने जब 3.83 पर कंसेंट दे दी तो उस पर बात आगे करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वही हमारी तरफ से फाइनल है। दूसरी बात है कि हमने 7% का इंक्रीमेंट हर साल रखा था। वो इसलिए रखा था क्योंकि अब डियरनेस अलाउंस बहुत कम बढ़ता है। पिछले पे कमीशन में जब पे कमीशन लागू हुआ था उस समय डियरनेस अलाउंस 125% था। तो 125% का मतलब अगर डीए को बेसिक में मर्ज कर देते तो 2.25 फिटमेंट फैक्टर ऑलरेडी इंडोर्स था। 2.25 ऑलरेडी इंडोर्स था, मतलब बिना किसी मतलब लाभ के, बिना किसी हानि के 2.25 तो ऑलरेडी था। तो मिला हमें 2.57। तो आप देखिए 2.57 में कितना हुआ, 25 और 7 32%। तो 32% का दिख रहा है, लेकिन जब आप उसे कुमुलेटिव जाएंगे, पूरा उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो बड़ी मुश्किल से वो 24% के आसपास तक पहुंचता है, जिसमें हमें बेनिफिट मिला था। बहुत सारे लोग मेरे 2.1 के फिटमेंट फैक्टर को समझ नहीं पाते हैं और अनाप शनाप उस पर लिखते हैं। मैं आपको केवल 2.57 से कंपेयर करके बता रहा हूं अभी कि पिछली बार का जो 2.57 था, अगर इस बार विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस 2.1 भी मिल जाए तो वो 2.57 से ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2.1 मिलेगा। हमारी डिमांड 3.83 की है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन आप समझिए कि 2.1 विल बी मच बेटर देन प्रीवियस 2.57। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा दिखे इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बड़ा बना दिया और तमाम चीजों को उसमें अगर सरकार ने ऐड कर दिया कि नहीं, आपके एचआरए को भी उसी में जोड़ दिया, आपके टीए को भी पहले जोड़ दिया और फिर ये फिटमेंट फैक्टर दिया, तो बचे हुए फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो अभी जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि 7 अगस्त को जो हमारी बैठक हुई है उसमें हमने स्पेशली टीचिंग कम्युनिटी की बात की है। टीचर्स के मुद्दों को लेकर के हम गए थे, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे साथ उस डेलीगेशन में उत्तर प्रदेश से जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष है श्री अंकुर त्रिपाठी विमुक्त जी, और प्रदेश मंत्री जो बनारस जोन के भी प्रेसिडेंट हैं श्री अमित कुमार पांडे जी, वो भी हमारे साथ डेलीगेशन में मौजूद थे। और दिल्ली से प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच है, उसके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप डागर जी हमारे साथ में थे, और हमारे हमकदम विनोद यादव जी जो कि हमारे दिल्ली ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ डेलीगेशन में मौजूद थे। हम टोटल 5 लोग डेलीगेशन में गए थे। हालांकि 5 लोगों को जो आमतौर पर अलाउ नहीं करता है पे कमीशन केवल 2 लोगों को बुलाता है, लेकिन ये आप सब लोगों के भरोसे, आप लोगों के सहयोग और एक इस संगठन को बड़ा मान्यता, कहते हैं कि ना सरकार में भी एक मान्यता जैसी मिलने की स्थिति, उन सारी वजहों के चलते पे कमीशन ने हम 5 लोगों को डेलीगेशन में अलाउ किया और वहां पर अच्छी खासी बैठ करके बातचीत हुई। तो इस बार जो 7 अगस्त को हमने जो टीचर्स के मुद्दे रखे, वो सबसे पहला मुद्दा हमने ये रखा है कि टीचर चाहे प्राइमरी का हो, टीचर चाहे माध्यमिक का हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी का हो, चाहे डिग्री कॉलेज का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हो या किसी और संस्थान का हो, टीचर का रिटायरमेंट, टीचर की नौकरी की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए। उसके पीछे है एक भारत श्रेष्ठ भारत मिशन, हमारा उस ध्येय वाक्य, वो हमने डिमांड रखी है कि टीचर चाहे कोई भी हो, छोटी क्लास का हो, बड़ी क्लास का हो, कोई भी हो, अगर डिग्री कॉलेज के टीचर्स का रिटायरमेंट 65 साल की उम्र में है तो वो प्राइमरी के टीचर का भी, माध्यमिक के टीचर का भी, एडेड का भी, नॉन एडेड का भी, सेमी गवर्नमेंट का भी, प्योर गवर्नमेंट का, सभी का 65 साल ही होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। आपका सवाल मैं जरूर लूंगा, यूपीएस में वॉलंटरी रिटायरमेंट की डेट से पेंशन कब से शुरू होगी? अभी कल ही इस पर जो एनसीजेसीएम के स्टाफ साइड के जो सेक्रेटरी हैं
श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, उनके साथ हम लोगों की इसी मुद्दे पर बैठक हुई है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन दी जाए, वो चाहे एनपीएस हो, यूपीएस हो, ओपीएस हो, कुछ भी। और आज मैं 8वें पे कमीशन, पुरानी पेंशन, आने वाले नेशनल कन्वेंशन और आने वाली रणनीतियों सभी के ऊपर विस्तार से बात करूंगा। आधे घंटे तक लगभग आप लोगों के बीच में मैं रहूंगा। उस समय जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सभी के क्वेश्चंस भी लूंगा, जो भी क्वेरीज होंगी वो भी लूंगा मैं, और अपनी रणनीति पर भी बात करूंगा। जी जगन्नाथ जी, कल की बैठक में क्या हुआ वो भी बताऊंगा। कल नहीं, परसों बैठक थी 7 तारीख को। कल छुट्टी का दिन था, कल और आज छुट्टी का दिन है। 7 और 10 अगस्त को दिल्ली में पे कमीशन मिल रहा है कर्मचारी संगठनों के साथ में। तो इस बार आप लोगों को पहले से ही पता है, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली मुलाकात हमें ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन को ऑफिशियली 30 अप्रैल को बुलाया था। और 30 अप्रैल को जब हम लोग मिले थे तो बहुत डीप डिस्कशन हुआ था उस समय, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर, बेसिक सैलरीज, फिटमेंट फैक्टर के मुद्दे पर, और टीए, डीए, एचआरए, इन सारे मुद्दों पर कुछ हमने नए प्रपोजल्स भी रखे थे। जैसे रखा था हमने आशा, यानी जो एक आशा एडवांस सेटलमेंट अलाउंस करके हमने रखा था, और एक डिजिटल अलाउंस हमने 3000 रुपये महीने का हर कर्मचारी को डिजिटल अलाउंस दिए जाने की एक वकालत की है हमने इस बार पे कमीशन में। तो बहुत सारे सीएल को, ईएल को, एचपीएल को, मेडिकल को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को, इन सभी मुद्दों पर हमने विस्तार से बात करी थी। पे कमीशन से शुरुआत करते हैं। 30 अप्रैल को हमारी जो पहले बैठक हुई थी पे कमीशन के साथ, वो एक जो कॉमन एजेंडा था कर्मचारियों का, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे दूसरे ऑफिसर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉइज हों, किसी डिपार्टमेंट के हों, उन सबको लेकर के हमने बात की थी। वो 30 अप्रैल को बात की थी। अभी जब 7 अगस्त को जो हमारी बैठक थी, जो परसों हमारी बैठक थी, फिटमेंट फैक्टर कितना होने का अनुमान है? मेरी वाल पर लोग बहुत अनाप शनाप लिखते हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। और मतलब देखिए, डिमांड तो आप कितनी करते रहो, डिमांड के पीछे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिमांड की वैलिडिटी, डिमांड की रिलायबिलिटी। तो वो डिमांड जिसमें रिलायबिलिटी है, जिसमें वैलिडिटी है, उस डिमांड का करने से फायदा है। विदाउट वैलिडिटी, विदाउट रिलायबिलिटी, कुछ भी बोलते रहने से ऐसा नहीं होता कि कुछ मिल जाता है। मैं उस पर बात करूंगा। चक्का जाम कीजिए सर, हिमांशु जी कह रहे हैं चक्का जाम करिए। हिमांशु जी, अभी हम 6 सितंबर को नई दिल्ली में देश भर के राज्य स्तरीय संगठनों, राष्ट्र स्तरीय संगठनों के मुखियाओं को बुला रहे हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है या आप लोगों के माध्यम से पहुंच रही है, तो मैं सभी से अपील करता हूं कि 6 सितंबर को दिल्ली में आइए, और जिसको जिसको चक्का जाम करना है आइए, उस रणनीति पर बात करते हैं। चक्का जाम करना है, हड़ताल करना है, अनशन शुरू करना है, हंगर शुरू करना है, हंगर स्ट्राइक करनी, जो भी करना है, लेकिन आइए सारे लोग मिल करके करते हैं। ये नहीं कि हम कुछ कहें और आप घर में बैठ करके आप बोलो कि पटेल जी चक्का जाम करो, चक्का जाम करो, और हम चक्का जाम करने पहुंच जाएं और आप घर में मलाई खा रहे हैं मजे से। ऐसे चक्का जाम नहीं होता है। ज्यादातर बोलने वाले, लिखने वाले, वो कभी आते नहीं किसी प्रोटेस्ट में। वो चाहते हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोसी घर में पैदा हो, और फिर बताएंगे कि ये सरकार फलानी है, ढमकानी, ये सुनती नहीं है। आपको ढंग से खुद सुनाना नहीं आता है। आप चाहते हैं कि दूसरों के कंधे पर बस वो जो है हड़तालें हो जाए, दूसरों के कंधे पर बस चक्का जाम हो जाए, दूसरे को कंधे पर दूसरों का नुकसान हो जाए और आप खुद घर में बैठे रहो। पहले ये तय कर लो, अगर आपको वास्तव में लड़ना है, इस सरकार से लेना है, तो आपको भी उस मैदान में कूदना पड़ेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही इसी प्रकार की और भी वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।